नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र सौंपे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद रहे। जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेपाल बस दुर्घटना पर मैं अपना दुख व्यक्त करना चाहता हूं। इस दुर्घटना में जलगांव के कई लोग हैं। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जैसे ये दुर्घटना हुई, सरकार ने तुरंत नेपाल सरकार से संपर्क किया। हमने अपने मंत्री रक्षा खड़से को तुरंत नेपाल जाने के लिए कहा। हम अपने मृतकों के शवों को वायुसेना से विशेष विमान से वापस लाए हैं। जो लोग घायल हुए उनका अच्छा इलाज किया जा रहा है। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। मैं नेपाल बस हादसे को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। इस हादसे में हमने महाराष्ट्र के जलगांव के अनेक साथियों को खोया है। मैं सभी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जैसे ही ये हादसा हुआ, भारत सरकार ने तुरंत नेपाल सरकार से संपर्क किया। हमने हमारी मंत्री रक्षाताई खड़से को तुरंत नेपाल जाने के लिए कहा। हमारे जो परिजन नहीं रहे, पार्थिव शरीर को हम वायुसेना के विशेष विमान से वापस लाए हैं। जो घायल हैं, उनका अच्छे से इलाज चल रहा है। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यहां लखपति दीदी का महासम्मेलन हो रहा है। यहां मेरी बहनें भारी संख्या में मौजूद हैं। आज देश भर की लाखों सखी मंडलों ने 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहां से जारी की गई। ये धनराशि लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाने में मदद करेगी। मैं आप सभी में महाराष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति और मूल्यों के भी दर्शन करता हूँ और महाराष्ट्र के मूल्य सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैले। साथियों, जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आपके बीच आया था, तब मैंने कहा था कि हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। यानी 3 करोड़ ऐसी बहनें और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, जिनकी 1 साल की कमाई 1 लाख रुपए से अधिक होगी। बीते 10 वर्षों में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी और बीते 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में 11 लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई, नई बन गई। यात सुद्धा 1 लाख नवीन लखपती दीदी यात आपल्या महाराष्ट्रात तयार झाल्या आहेत। 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। लाखों बचत गटाशी जोडल्या गेलेल्या महाराष्ट्रातील आमच्या भगिनींना सुद्धा कोट्यवधी रुपयाची मदत मिळाली आहे। इस पैसे से लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाने में मदद मिलेगी। मेरी सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभेच्छा।
जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल मैं विदेश यात्रा से लौटा हूं। मैं यूरोप के एक देश पोलैंड गया था। पोलैंड के लोग महाराष्ट्र के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। वहां की राजधानी में कोल्हापुर स्मारक है। पोलैंड के लोगों ने कोल्हापुर के लोगों की सेवा और आतिथ्य की भावना का सम्मान करने के लिए यही स्मारक बनाया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के हजारों माताओं और बच्चों को कोल्हापुर के शाही परिवार ने शरण दी थी। मैं कल ही अपने विदेश के दौरे से लौटा हूं। मैं यूरोप के देश पोलैंड गया था और वहां भी मुझे महाराष्ट्र के दर्शन हुए। महाराष्ट्र की संस्कृति, यहां के संस्कारों के दर्शन हुए। पोलैंड के लोग महाराष्ट्र के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। यहां बैठकर के आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वहां की राजधानी में एक कोल्हापुर मेमोरियल है। पोलैंड के लोगों ने ये मेमोरियल कोल्हापुर के लोगों की सेवा और सत्कार की भावना को सम्मान देने के लिए बनाया है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड की हजारों माताओं और बच्चों को कोल्हापुर के राज परिवार ने शरण दी थी। जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति ने हमेशा समाज और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में अहम योगदान दिया है और आज जब हमारा देश विकसित बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है तो एक बार फिर हमारी नारी शक्ति आगे आ रही है। मातृशक्ति का योगदान अप्रतिम रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को किसने दिशा दी? ये काम माता जिजाऊ ने किया। जब समाज में बेटियों की शिक्षा, बेटियों के कामकाज को महत्व नहीं दिया जाता था, तब सावित्रीबाई फूले आगे आई। यानी भारत की मातृशक्ति ने हमेशा समाज और राष्ट्र के भविष्य को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज जब हमारा देश विकसित बनने के लिए मेहनत कर रहा है तो फिर से हमारी मातृशक्ति आगे आ रही है। जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आपके पास आया था तो मैंने वादा किया था कि हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। इसका मतलब है कि जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में काम करती हैं और उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है, पिछले 10 वर्षों में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई गई और फिर 2 महीने में 1 करोड़ में 11 लाख और लखपति दीदी जुड़ गई। साथियों, जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आपके बीच आया था तब मैंने कहा था कि हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। यानी 3 करोड़ ऐसी बहनें और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, जिनकी 1 साल की कमाई 1 लाख रुपए से अधिक होगी। बीते 10 वर्षों में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी और बीते 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में 11 लाख
और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई, नई बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और अब 11 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। आज स्वयं सहायता समूहों के खातों में 2500 करोड़ की रिवॉल्विंग फंड जमा की जाएगी और बैंक स्वयं सहायता समूह के खाते में 5000 करोड़ रुपए जमा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, कोई बहन मजबूर ना रहे, किसी बहना की आंखों में आंसू ना रहे, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, और इसलिए उन्होंने चलाया लखपति दीदी अभियान। कहते हुए प्रसन्नता होती है और गर्व होता है, ये मोदी जी का संकल्प 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं और आज 11 लाख दीदियों को 30,000 स्थानों पर बैठी है, 1.5 करोड़ दीदी जुड़ी है। आज 11 लाख दीदियों को और लखपति दीदी के प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 100 दिन में 11 लाख, तो 11 लाख लखपति दीदी 100 दिन के पहले ही बन गई और मुझे विश्वास है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनेंगी। स्व सहायता समूहों के खाते में डाल रहे हैं ताकि आप लखपति बन सकें, तेजी से आगे बढ़ सकें। प्रधानमंत्री जी संकल्प के धनी हैं, दिनों रात काम करते हैं। उनने लाल किले की प्राचीर से कहा कि मैं विकसित भारत बनाने के लिए 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं मेरी दीदियों, जब प्रधानमंत्री 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करेंगे तो हम पीछे रहें क्या? मेरी दीदियों, स्व सहायता समूह की बहनों, आओ संकल्प लो कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प और सपने को पूरा करने के लिए हम भी दुगनी ताकत से काम करेंगे। जो बहनें लखपति बन गई है वो बाकी बहनों को लखपति बनाएगी और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है गरीबी मुक्त गांव, वो गांव बनाने में हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान दिल्ली। बरसात के दिनों में सांप बिलों से बाहर निकल आते हैं और जगह जगह सांप निकलने घटनाएं आम होने लगती हैं। देर शाम ज्वालापुर के पांव धोई मोहल्ले में दानिश अंसारी के घर से 8 फुट का अजगर निकल आया, जिससे वहां हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई, जिस पर स्नेक कैचर भोला राम ने अपनी मशक्कत के बाद अजगर को कब्जे में लिया और उसको ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान हरिद्वार। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में भाग लेने के लिए राम निर्माण समिति के सदस्य अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे। उन्होंने निर्माण में लगे श्रमिकों और उनके काम को लेकर चिंता जताई। इस दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य दिसंबर 2024 तक है। अब केवल 4 से 5 महीने बचे हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम तल का कार्य लगभग 90% पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि द्वितीय तल व शिखर दोनों महत्वपूर्ण कार्य जो अभी तक बाकी है। उन्होंने बताया कि बैठक में द्वितीय तल पर जो गर्भगृह होगा उसका किस प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि भूतल के गर्भगृह में रामलला विराजमान है, दूसरे तल के गर्भगृह में किस महत्व, किस लक्ष्य, किस संदेश के साथ वहां कार्य किया जाए, इस पर विचार किया जाएगा। द्वितीय तल के गर्भगृह में भगवान राम के संबंधित विभिन्न प्रदेशों की भाषाओं में लिखी रामायण, रामचरितमानस रखा जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। राम मंदिर के प्रथम तल पर संगमरमर के राम दरबार के साथ टाइटेनियम का राम दरबार भी रखा जाएगा। रक्षा मंत्रालय की संस्था मिधानी ने ट्रस्ट को टाइटेनियम का सौंपा है, जिसमें राम दरबार सबसे मजबूत धातु टाइटेनियम होती है। पनडुब्बी बनाने का काम टाइटेनियम आती है। रक्षा मंत्रालय की संस्था मिधानी राम मंदिर ट्रस्ट को ब्रोंज सप्लाई किया है। परकोटा में ब्रोंज के 90 म्यूरल 6x4 फीट के बनाए जाएंगे। वहीं बताया रक्षा मंत्रालय की संस्था मिधानी ने ट्रस्ट को टाइटेनियम का राम दरबार सौंपा, जो राम मंदिर के प्रथम तल पर संगमरमर के बने राम दरबार के साथ रखा जाएगा। टाइटेनियम धातु पनडुब्बी बनाने के काम आता है। ये पानी में, नदियों में, समुद्र में, पहाड़ में जहाँ भी रखिए वह वैसे के वैसी बनी रहती है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ज्यादातर ऐसे श्रमिक जो इस प्रकार के कार्य को करते हैं पत्थरों से संबंधित, तो राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान में कई जाने माने लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको संपर्क किया गया है। थोड़ा सा दूर हो जाने के कारण उन्हें थोड़ा संकोच होता है यहाँ आने के लिए, तो हम लोग को भी प्रयास करना
होगा कि उन्हें घर जैसा वातावरण मिले। सप्त मंदिर में प्रगति अच्छी है। जो मूर्तियों का निर्माण हो रहा है वो लगभग आशा की जाती है कि अक्टूबर तक मूर्तियां आ जाएंगी। एक संस्था है रक्षा मंत्रालय की, उसको मिढानी शॉर्ट फॉर्म है, MIDHANI, मिढानी, जिसने कि ब्रॉन्ज हम लोगों को सप्लाई किया, क्योंकि सबसे प्योर ब्रॉन्ज वहीं मिलता है और वो केंद्रीय संस्था है। तो उन्होंने ब्रॉन्ज सप्लाई किया है, जिसका कि म्यूरल परकोटा में जो लगभग 90 म्यूरल बनेंगे 6 फीट और 4 फीट के साइज के, उनको बनाने की बात है। लेकिन उन्होंने एक अनुभव किया। उन्होंने एक धातु होती है टाइटेनियम, तो टाइटेनियम जो पनडुब्बियों में, जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो धातु आज की तिथि में उससे ज़्यादा मजबूत कोई धातु नहीं होती। पानी में, समुद्र में, नदियों में, बाहर पहाड़ों में, जहाँ भी आप रखें वह यथावत बनी रहती है। तो उन्होंने हम लोगों को एक राम दरबार टाइटेनियम से बना करके एक तरीके से संस्था की निष्ठा को जताते हुए दिया है। देखिए, जो 4 गेट बनने हैं वो आप तो जानते हैं, आसानी परिस्थितियों में वो गेट इस प्रकार से बनेंगे कि एक गेट पे कार्य शुरू होगा तो दूसरा ज़्यादा खुलेगा, उसमें से ट्रकें जाएंगी, श्रद्धालु जाएंगे, निकलेंगे। तो एक कार्यक्रम बना दिया गया है। उस कार्यक्रम में जो बनाया गया है, टेंडर जारी हो गया है राजकीय निर्माण निगम से। इसी प्रकार जो ऑडिटोरियम उनके द्वारा बनाया जा रहा है उसका भी टेंडर जारी हो गया है। जो संग्रहालय है उसमें जो पहले अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर भाजपा नेता तरुण चुग ने कांग्रेस पर हमला किया। भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा कि अनुच्छेद 370 और 35A में उनका क्या रुख है। देश जानना चाहते कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर को 2 प्रधानमंत्री, 2 झंडे, 2 संविधान की युग में वापस ला जाना चाहती है। क्या कोई राज्य 2 झंडों की ओर जा सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी भारत के युवाओं से बात करने के बजाय पाकिस्तान से बात करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को समर्थन करती है? क्या दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस गंदा खेल खेल रही है? क्या कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे का समर्थन करती है जिसे NC ने आगे बढ़ाया? उनका घोषणा पत्र में साफ लिखा कि जेल में बैठे अलगाववादियों को रिहा किया जाएगा। अब्दुल्ला परिवार जेल में बंद लोगों को रिहाई की वकालत कर रहा है। गांधी परिवार उनके साथ खड़ा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर एक बार उन गलतियों को दोहराया जा रहा है। ऐतिहासिक गलतियों को दोहराया जा रहा है। कांग्रेस को जवाब देना होगा कि 370 और 35A पर उनका स्टैंड क्या है। देश जानना चाहता है क्या कांग्रेस वापस जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान के युग में जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहती है? क्या जम्मू कश्मीर की धरती पर भारतीय तिरंगे का अपमान होगा? क्या किसी प्रदेश में 2 झंडों की ओर जाया जा सकता है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के षड्यंत्र में कांग्रेस पूरी तरह भागीदार है? देश जानना चाहता है। और राहुल गांधी जी ने जो 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर हाथों में हाथ डालकर जो घोषणा की है, आज उस घोषणा से पूरे देश के मन में कई प्रश्न खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भारत के नौजवानों से बातचीत करने के बजाय NC के पाकिस्तान से बात करने के एजेंडे का समर्थन करती है? देश जानना चाहता है क्या स्टेट की एक पार्टी, स्टेट की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार के साथ बातचीत करने की बात कर रही है? क्या
ये देश को छोटा करने और देशद्रोह पूर्ण एजेंडा नहीं है और कांग्रेस इसका हिस्सा है। दुर्भाग्य है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान दिल्ली। अयोध्या में पुलिस भर्ती के तीसरे दिन की प्रथम पाली की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। वहीं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से परीक्षा देकर अभ्यर्थियों ने कहा कि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। दरअसल जूते चप्पल निकालकर चेकिंग की जा रही, महिला अभ्यर्थियों की भी प्रॉपर हो रही है चेकिंग। अभ्यर्थियों ने कहा कि पूर्व की परीक्षाओं में शासन प्रशासन ने की होती सख्ती तो समस्या नहीं आती। पेपर को लेकर अभ्यर्थियों ने कहा कि न कठिन न सरल, सामान्य रूप से पेपर आ रहा है। अयोध्या जनपद के सिटी सर्किल में 22 केंद्रों पर परीक्षा हो रही। आपको बता दें कि अयोध्या में सुल्तानपुर, अमेठी, गोंडा, अम्बेडकर नगर, बहराइच व गोरखपुर के अभ्यर्थी दे रहे हैं परीक्षा। पिछली बारी जो पेपर हुआ है बहुत ही आसान तरीके से पेपर टॉप था। हम लोगों को पढ़ाई में तैयारी किया था, तैयारी करके जो आया था उसको पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए पहले पेपर जो इस समय हुआ है बहुत अच्छा पेपर गया है। अपनी बारी तो कोशिश है पूरा निकलने की आशंका। व्यवस्था ठीक थी, ठीक थी। क्या मुझे ऐसा लगता तो नहीं। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।